अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मोहम्मद वामिक हियर फ्रॉम स्टेट्स ऑफ मार्केटिंग। प्रॉपर्टी कचहरी के आज के एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कुछ वजूहात की वजह से हम लोग पिछले हफ्ते प्रॉपर्टी कचहरी अपलोड नहीं कर सके, जिसकी वजह से आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शिकायत भी की कि यार आप लोगों ने प्रॉपर्टी कचहरी अपलोड नहीं की। तो आज की जो प्रॉपर्टी कचहरी की वीडियो है स्पेशली इसलिए बनाई जा रही है और ये देखने के काबिल भी है क्योंकि इसमें हम लोग प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे। तो आज हम प्रॉपर्टी को सही तरीके से क्लैरिफाई कर देंगे आप लोगों के साथ और बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर आप लोगों के सारे पुराने गिले शिकवे भी ख़त्म हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट कोई इस तरह की शिकायत भी नहीं होगी। माशाल्लाह सर वेख्या ने फिर साडा होस्ट आ गया बड़े अरसे बाद। पढ़दा है कोई ना पता नहीं उथे है जी लुगड़ा वांगू घूम फिर आ जाता साड़ी प्रॉपर्टी कचहरी शो चार फिर आ गया। आज फिर यदि राजी कराना है ठीक है यार शाबाश, शकल तो देख, पहले तो जली हुई थी, अभी तो सड़ गई है पूरी। सड़क बल गई है बिल्कुल। और तुझी शक्ल वेख आई तक चेंज हुई है। कितने साल हो गए वेख रहे हैं, ऑडियंस आप भी देख रहे होंगे। पत्नी कितना अरसा हो गया हमारी प्रॉपर्टी कचहरी को शो शुरू किए। यही मुच्छा, यही दाढ़ी, तो वही हेयर स्टाइल, कभी मुंह धोता भी नहीं, वही मुंह लेकर कचहरी आ जाता है। शबाज जो है ना, बच्चा जो है ना यूनिवर्सिटी जाता है, नजर लग गई है, तो ये ऐसे नहीं है, काला नहीं है। अच्छा नजर लग गई है, इसका मेरे को नहीं जवाब असलम नजर लगेगी। एंडी क्या बोलती है नजर लग गई, एडे सोना शक्ल वेख, एडे हैंडसम, पता नहीं कि जॉस बटलर की नजर लग गई है, एडा तू हैंडसम आ गया। मुच्छा वेख पुराने बाबिया ने वट चाड़े होता है, चाड़ के खुद सीधे मुंह से वाला समझ रहा होता है। क्या यार असलम भाई, क्या मजाक करते हो? शक्ल सड़ी हुई नहीं है, इसकी लानत पड़ी हुई मुंह पे। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज से ले मतलब यूनिवर्सिटी में टीचर से लेके स्टूडेंट तक सब ने इसको लानत दी हुई है। वापस आके गलती कर छोड़िए ना भंडा चे, मैं भी इनको छोड़े नाजरीन, ये तो ऐसी फजूल हरकतें करते रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र जोगी, प्रॉपर्टी एडवाइजर साकिब मिनहास लिल्ला साहब, जिनसे हम लोगों ने क्वेश्चंस भी करने हैं प्रॉपर्टी के रिलेटेड। जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम लोग प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे। तो सर से आज का पहला सवाल करते हैं। सर मुझे ये बताएं कि फ़र्द बराए दस्तबरदारी ये क्या चीज़ है सर, ये क्या होता है बेसिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा वामिक, सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से माजरत चाहूँगा कि लास्ट वीक हम जो है प्रॉपर्टी कचहरी की वीडियो अपलोड नहीं कर सके कुछ मसरूफियात की बुनियाद पे, लेकिन इस प्रोग्राम को हम बहुत ही शानदार बनाएंगे और प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा मालूमात को इसमें कवर करेंगे हम। तो आज का आपका सवाल है कि फ़र्द बराए दस्तबरदारी क्या होता है। एक्चुअल में ये बाकी फ़र्दों की तरह एक फ़र्द ही है। फ़र्द एक्चुअल में ये होता है कि जो आपकी मलकियत को शो करता है, लेकिन इसकी मुख्तलिफ इकसाम है। जिस तरह बाकी इकसाम है, फ़र्द बराए बे आप लेते हैं ज़मीन सेल करने के लिए, या फ़र्द बराए बिजली कनेक्शन, फ़र्द बराए गैस कनेक्शन, इसी तरह इस फ़र्द पे भी लिखा होता है फ़र्द बराए दस्तबरदारी। अब इसका मकसद क्या होता है? ये फ़र्द सिर्फ जो ब्लड रिलेशन होते हैं वो एक दूसरे को दे सकते हैं, जैसा कि एक भाई बहन को दे सकता है, वालिद बेटे को दे सकता है, बेटा वालिद को दे सकता है, और माँ बेटे को या बेटा माँ को, माँ बेटी को, बेटी बाप को। ये जो एक फैमिली है ना, ये एक दूसरे को फ़र्द बराए दस्तबरदारी दे सकते हैं। अच्छा, ये पिछले दिनों एक सवाल भी किया था कि क्या एक कमेंट भी आया हुआ था, क्या मेरी फुफ्फो मुझे फ़र्द बराए दस्तबरदारी दे सकती है? तो कतई नहीं दे सकती। अब दस्तबरदारी एक्चुअल में है क्या? दस्त जो है ना, दस्त का मतलब होता है हाथ और बरदारी का मतलब है सौंप देना। तो अब इसका जो हम एक मफहूम निकालेंगे कि अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है, वो फ़र्द दस्तबरदारी किसी को दे रहा है तो उसको मुकम्मल मालकाना हकूक दे रहा है कि आप इस प्रॉपर्टी के साथ जो चाहो तुम कर सकते हो। या एक जिस तरह हमशीरा है, सिस्टर है, उसकी शादी होगी या किसी वेल सेटल्ड फैमिली में, अब ये कोई छोटी सी प्रॉपर्टी उसकी थी, उसको उसकी ज़रूरत उसने फील नहीं की, तो अपने भाई को वो फ़र्द बराए दस्तबरदारी दे देती है। तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है अब इससे मैं कतई तलक हो गई हूँ। अब तुम चाहो तो इसको सेल करो, नीलाम करो, मस्जिद को वक्फ करो, मदरसे को वक्फ करो, जो इस प्रॉपर्टी के साथ तुम करना चाहो करो। अब मेरा इस पे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो ये होता है फ़र्द बराए दस्तबरदारी। और फ़र्द बराए दस्तबरदारी जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि सिर्फ एक ब्लड रिलेशंस एक दूसरे के लिए निकलवा सकते हैं। चाचा ज़ाद या खाला ज़ाद या मामू ज़ाद ये नहीं निकलवा सकते। सिर्फ भाई बहन, बेटी, माँ बाप, यहाँ तक कि ये महदूद होता है।
लेकिन अब इसमें समझने की बात यह है कि जब भी आपने फर्द बराए दस्तबरदारी किसी को देना है तो सोच समझ के देना है। पहले जहाँ जहाँ आपने मशवरे करने, अगर कोई बहन अपने भाई को दे रही है तो अपना जो हस्बैंड है उससे डिस्कस कर ले, अपने सास ससुर से डिस्कस कर ले। एक दफ़ा दे दिया, कल को फिर जो है सास ससुर के दिल में लालच पैदा हुआ और वो फिर आपको उकसाएंगे ये क्या हो गया, तो ये फिर बड़े बाद में बड़े मसले बन जाते हैं। तो फर्द बराए दस्तबरदारी देने से पहले एक दफ़ा आप लाजमी सोच लें, और सोचने के बाद जब आप मुकम्मल तौर पर आपको सेटिस्फेक्शन ज़हनी हासिल हो तो उसके बाद ही ये दें, और उससे पहले कभी भी ना दें। तो ये था एक शॉर्ट एंड स्मार्ट फर्द बराए दस्तबरदारी का। इसी तरह बाकी भी फ़र्द है, तो ये भी उन फ़र्दों की तरह फ़र्द ही है। सर जवाब तो बड़ा बेहतरीन दिया आपने, मैं भी हम तो सबको समझ आ गई ये फ़र्द के बारे में। फ़र्द ये वाला जो आपने बताया क्या होता है, ये हमारे होस्ट को भी बता दे थोड़ा कि सवाल कैसे करते हैं। ये अजीब वर्ड यूज़ करता है, डीपली जाके डिस्कस करेंगे कि मरियाना ट्रेंच में तू आप दोस्त लेके जाएंगा वो तो सवाल करेंगे, कितने डीपली तू चला जाएगा यार, गल करना तरीका होता है, सीख पहले तुम। होस्ट आया वड्डा। अच्छा सर, आपको याद होगा कि हैप्पी न्यू ईयर 2023 पे वामिक साहब, हमारे जो होस्ट साहब हैं बिल्ली की शक्ल वाले, इन्होंने कमिटमेंट की थी कि सिगरेट नहीं पियेंगे आज के बाद, स्मोकिंग वगैरह छोड़ देंगे। तो जी वामिक साहब, तो उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक तो सिगरेट वगैरह पीनी छोड़ दी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। हैप्पी न्यू ईयर की नाइट थी, बैरिया टाउन हम जा रहे थे एंजॉय करने, और वामिक ने रिटर्न में दिया था कि आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, अगर मैं पीऊँगा तो मेरे ख्याल पे 6 बंदों को मैं स्पेशल खाना खिलाऊँगा। और उसके बाद कई मेरे पास सबूत आए हैं कि सिगरेट नहीं छोड़ी इसने। चलो तुमने सवाल किया तो खुद ही जवाब दे दे इसका। नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है सर, मैंने आपको लिख के दिया था, मैंने आपको बोला था कि मैं अब सिगरेट नहीं पीऊँगा। मैंने बिल्कुल सिगरेट पीनी छोड़ दी हो, तो कभी कभी कोई रिक्वेस्ट करता है तो मैं एक आधी सिगरेट पी लेता हूँ, वैसे मैंने सिगरेट पीनी छोड़ दी है अब। अच्छा सर वामिक साहब, ये बता दें ये लफंगी लूमड़ी कौन है आपके साथ? इसको मैंने रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ अपने साथ। अच्छा, ये जो रिक्वेस्ट वाला तुमने रखा हुआ है, तो कितनी देर बाद रिक्वेस्ट करवाती हो इससे? वो तो सर जब मेरा दिल करता है मैं इसे रिक्वेस्ट करवा लेता हूँ, पर रिक्वेस्ट 20 रुपये भी देता हूँ इसको मैं। सर थोड़ा जा बाहर आवन है झुकते शुकते जो काफ़ी फन हो गया, तो हूँ मैं थोड़ा तो प्रॉपर्टी का एक सवाल करना चाहना, अक्सर तो सुनने भी आता शमलात दे, तो ये दस दो थोड़ा जा कि शमलात दे क्या होता है, और दूसरा मालकियती ज़मीन और शमलात दे में फ़र्क क्या है? देखो शबाज, शमलात दे और मलकीती ज़मीन जो है ना, मलकीती ज़मीन ये होती है जिसका एक कोई परमानेंट मालिक होता है, जिसके नाम पर रजिस्ट्री होती है, इंतकाल होता है, वो तो मलकीती ज़मीन हो गई उसकी। अब शमलात दे जो है ना, असल में जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि कुछ ज़मीनें जो है ना उनको एज अ शमलात छोड़ दिया था। शमलात का मकसद उनका क्या था कि यहाँ पे कुछ फलाही काम किया जाएगा, अस्पताल बना दिया जाएगा, चरागाह बना दी जाएगी, पार्क बना दिया जाएगा, कब्रिस्तान को वक्फ कर दी जाएगी, मस्जिद बना दी जाएगी, मंदिर बना दिया जाएगा या चर्च बना दिया जाएगा। तो जो भी इस पे हम फलाही काम लेना चाहे ले सकते हैं। तो उस मद में कुछ शमलात ज़मीन इन्होंने छोड़ी थी। अब एक्चुअल में शमलात ज़मीन को हम देखें तो एक ज़मीन है, ये जो हमारी गवर्नमेंट है ना, इसके पास हमारी तमाम ज़मीन का 1-1 इंच का 1-1 फुट का रिकॉर्ड मौजूद है। तो या तो प्राइवेट पर्सन के नाम पे ज़मीन होगी या किसी सरकारी इदारे के नाम पे ज़मीन होगी। अच्छा, प्राइवेट पर्सन के नाम पे हुई तो वो तो उसका मालिक है। सरकारी इदारे में जैसे ये हम कराची में है तो काला पुल की तरफ जाए, काफ़ी ज़मीन पड़ी है जिसको हम कहते हैं ये रेलवे की ज़मीन है, या PIA की ज़मीन है एयरपोर्ट की तरफ चले जाएं, या ये पाकिस्तान नेवी की ज़मीन है, या आर्मी की ज़मीन है, ये इदारों की ज़मीनें होती हैं। तो ये जो शमलात है ना, ये ना किसी प्राइवेट पर्सन के नाम पे आती है ना किसी सरकारी इदारे के नाम पे आती है। ये एक फलाही तौर पर अंग्रेज़ों ने ज़मीनें छोड़ी थी, लेकिन अब प्राइवेट बंदा तो इस पर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कब्जा कर सकता है। वक्ती तौर पर कब्जे करते हैं लोग और बाद में उनको नुकसान भी भुगतना पड़ता है, लेकिन ये सरकारी ज़मीन भी नहीं होती, इस पर सरकारी इदारा भी कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बदमाश है तो ये शमलात ज़मीन पे कुछ भी कर सकती है, कर रही है। तो शमलात ज़मीन का असल मकसद ये है। अब देखिए पंजाब के अंदर ना एक वर्ड यूज होता है किला, 25 किलो का एक मुरब्बा होता है। अच्छा, किला अगर हम देखें तो एकड़ को कहा जाता है, तो 25 एकड़ का एक मुरब्बा होता है। अंग्रेजों ने जो किया था ना 26 और 27 नंबर किला में से शमलात ज़मीनें, हर 26 नंबर और 27 नंबर किला जो बनता है उसमें से कुछ शमलात ज़मीनें छोड़ी थी। अब एक्चुअल में होता क्या है कि अगर किसी का 1 एकड़ ज़मीन है उसके आगे 10 कनाल
शमलात ज़मीन आ रही है तो वो भी उसको अपने साथ मिला लेता है। अच्छा, जब वो बेचता है अपनी ज़मीन को तो वो शमलात ज़मीन को भी साथ ही बेच देता है, उसके भी पैसे वसूल कर लेता है, उसके कब्जे में आई होती है। तो बाद में ये फिर बड़े मसले मसाइल बनते हैं। लेकिन आजकल जो रजिस्ट्री का एक फॉर्मेट इन्होंने दिया है, अगर आप देखें तो उसके अंदर एक अलग खाना बना दिया है कि ये 2 एकड़ ज़मीन बमे शमलात है या शमलात के बगैर है। तो ये खाना एक अलग से उन्होंने कि इसके अंदर मेंशन करे कि ये जो 2 एकड़ है हमें शमलात कि इसके अंदर ये 10 कनाल शमलात शामिल है, या 3 एकड़ है तो इसमें शमलात शामिल है। अगर बमे शमलात नहीं है तो ये जो 2 एकड़ बिक रही है इसमें शमलात शामिल नहीं है, क्योंकि इससे काफ़ी झगड़े हो रहे थे। तो ये अब गवर्नमेंट ने एक अच्छा सदेबाब किया है कि रजिस्टर के अंदर ही मेंशन हो रहा है कि शमलात के साथ ये 1 एकड़ 2 एकड़ बेचा जा रहा है या विदाउट शमलात बेचा जा रहा है। अच्छा सर, ये भी आपने जो शमलात दे ज़मीन के बारे में बताया तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। ये बता दें कि गांव देहातों में होती हैं सिर्फ या शहर में भी ये शमलात दे ज़मीनें वगैरह होती हैं? देखो शहबाज, जैसा कि शुरू में ही मैंने मेंशन किया था कि ये अंग्रेज हुकूमत जब होती थी उस वक्त उन्होंने छुड़वाई थी। हर 26 और 27 एकड़ में, मतलब 25 एकड़ तक तो मुरब्बा कंप्लीट होता था, 26 और 27 एकड़ में उन्होंने शमलात दे ज़मीनें छुड़वाई थी। अब अंग्रेज हुकूमत जब थी उस वक्त आपका कराची कहाँ तक आबाद होगा? अगर ओल्ड कराची आप देखें तो वो किमाड़ी तक, या थोड़ा सा इधर एरिया आप देख लें बोल्टन ली मार्केट वहां तक था। अगला शहर तो सारा आबाद ही बाद में हुआ है। तो ये तो जहां अभी हम बैठे हैं गुलशन में, अंग्रेज हुकूमत में तो ये गांव देहात ही होता था। इसी तरह बाकी शहर भी मैक्सिमम बाद में आबाद हुए हैं, बड़े हैं, तो इसलिए ये शमलात ज़मीनें शहरों के अंदर भी पाई जाती हैं और मेन शहर के सेंटर में भी शमलात ज़मीनें आपको मिलेंगी। माशाल्लाह सर, बहुत बेहतरीन तुसी नॉलेज दी है प्रॉपर्टी दे शमलात दे ज़मीन बड़ी एक्सप्लेन की दी है। तो सर जैसे कि आप प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट हैं, ऐसे तो मैं बताना चाहता हूँ आपके सामने एक बात रिवील करना चाहता हूँ कि असलम भाई भी ग्रामर के एक्सपर्ट हैं। एक स्कूल में ये प्रिंसिपल भी रहे हैं, इन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, इसके बाद हमारे पास आए तो क्योंकि उन्होंने निकाल दिया था असलम भाई को। असलम भाई को निकाला क्यों था? फिर निकाला क्यों था यार, इसमें पूछने वाली बात है। बताया ग्रामर के इतने बड़े एक्सपर्ट थे, बड़े बड़े टीचर्स को फेल कर दिया था इन्होंने, तो उन्होंने फिर जेलस होकर असलम भाई को ज़बरदस्ती निकलवा दिया। असलम भाई एक ज़रा कोई बात सुनाए उर्दू में, हमें भी अपनी ग्रामर उर्दू से नवाजें, इलामा इकबाल वाली। बताइए, ये कराची में भी है या पंजाब में भी है? कराची में। ये जो है गांव देहातों में भी होती है या शहरों में भी होती है? गाँव देहातों में भी होती है या शहरों में भी होती है? गाँव देहातों में भी होती है या? और सर मेरा सवाल ये है कि मुख्तारनामा क्या होता है और इसमें मुख्तारनामा में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जी तैयब, असल में मुख्तारनामा जो है ना, अब एक बंदा एक प्रॉपर्टी का मालिक है, 2 प्रॉपर्टी या 10 प्रॉपर्टीज का मालिक है। अब वो बीमार है, बेड पे पड़ा है, या ओवरसीज पाकिस्तानी या मुल्क से बाहर जा रहा है, तो जाते हुए उसको कुछ पैसों की नीड है या वो चाह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मैं सेल कर दूं, तो वो किसी अपने करीबी बंदे को मुख्तारनामा दे देता है उस प्रॉपर्टी का, मतलब पूरे मालकाना हकूक उसको दे देता है कि ये रिटर्न के अंदर मुख्तारनामा होता है कि ये ले लो और मेरी ये प्रॉपर्टी जो है ना सेल कर देना और जो है पैसे मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा देना। अब मुख्तारनामा एक्चुअल में जब दिया जाता है ना तो ये रिटर्न में होता है, बाकायदा इसके फॉर्मेट होता है और रिटर्न के अंदर ये दिया जाता है और उसके बाद इसको रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके इसको रजिस्टर करा दे। अब मुख्तारनामा देने वक्त किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए कि आप नुकसान से बच सकें या आपके साथ कल को वो बंदा फ्रॉड ना करे, कुछ बातों का आप ख्याल रखेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह किसी किस्म का आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। अच्छा, मुख्तारनामा बेसिकली पावर ऑफ अटार्नी को कहते हैं। आप किसी को पावर ऑफ अटार्नी दे रहे होते हैं, तो ये अटार्नी 2 तरह की होती है। एक मुख्तारनामा खास होता है जिसको स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी कहते हैं, और दूसरा मुख्तारनामा आम होता है जिसको जनरल पावर ऑफ अटार्नी कहते हैं। अब मुख्तारनामा खास क्या है और मुख्तारनामा आम क्या है, ये थोड़ा समझना ज़रूरी है। अब एक प्रॉपर्टी है, आप जिसको मुख्तारनामा दे रहे हैं उसको कोई स्पेशल अगर आप राइट दे रहे हैं, स्पेशल राइट कि इसको सिर्फ रेंट पे चढ़ा देना, तो आप उसको मुख्तारनामा खास देंगे कि खास मकसद के लिए उसको दे रहे हैं कि सिर्फ रेंट पे चढ़ा देना। अब उसके पास सेल्स के जो है ना राइट्स आपने नहीं दिए, या इसके अलावा कोई भी और ख़ास मकसद, बिजली का मीटर लगवा देना, ये अब एक ख़ास मकसद है, तो यहाँ पे आप मुख्तारनामा खास देंगे। हाँ, अगर आपने उसको पूरे राइट्स देने हैं कि चाहे तो वो
बिजली का मीटर लगवाए, गैस का मीटर उतरवा दे, रेंट पे चढ़ा दे या प्रॉपर्टी को बेच दे, तो मुख्तारनामा आप आम उसको देंगे। अब तकरीबन ये 8 पॉइंट्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है मुख्तारनामा देते हुए, तो इंशाल्लाह आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। सबसे पहली जो चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना है कि मुख्तारनामा 18 साल से कम बच्चे को नहीं दिया जा सकता, और ना ही कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा आपको मुख्तारनामा दे सकता है। जैसे अगर कोई यतीम है, उसका वालिद दुनिया से चला गया है और उसका चाचा कोई लालची टाइप आदमी है और बच्चे की उम्र है 16 साल 15 साल, उससे अंगूठी शंगूठी लगवा के आपको दे देता है, तो वो गैर कानूनी काम हो रहा है। जब तक वो 18 साल को नहीं पहुंचता है वो मुख्तारनामा देने का मजाज नहीं है। दूसरा, ज़हनी मरीज कभी भी मुख्तारनामा ना दे सकता है ना ले सकता है। अगर किसी के साथ कोई ज़हनी मर्ज लाक है, मुकम्मल पागल नहीं भी है लेकिन ज़हनी मरीज है, तो उसके पास भी ये इख्तियारात नहीं होते कि वो मुख्तारनामा दे सके या ले सके। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 1, जब भी किसी को आपने मुख्तारनामा देना है तो मुख्तारनामा खास दे, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर आपने सिर्फ उसको दे रहे हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ा देना, तो मुख्तारनामा खास उसको दे दें, सिर्फ एक मकसद का। क्या ज़रूरत है पूरे राइट्स देने की? पहली चीज़, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें जो है, पहला तो मुख्तारनामा खास हो गया जब भी देना है। दूसरा पॉइंट यह है कि ट्रस्टेबल बंदे को देना है जिसपे आपको इंतहाई एतमाद हो। ऐसे ही चलते फिरते किसी को नहीं दे देना। और आजकल जो है ना, लोग ज्यादा दोस्ती के नाम पे लुट रहे हैं जी, वो मेरा बड़ा दोस्त है, तो सिर्फ दोस्त जिसको मिले जुम्मा 8 दिन हुए हैं या 3 महीने 6 महीने हुए हैं और आप उसको मुख्तारनामा दे रहे हैं। या आपके रिश्तेदारों के अंदर कोई ऐसा आपका रिश्तेदार है, कोई कजन वगैरह है, चाचा मामा ताया कुछ भी है, जो वक्ती तौर पे आपके साथ लग रहा है कि बहुत मीठा हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में आप उसको पहचानते हैं कि आस्तीन का सांप है और अभी मीठा हुआ है, और आप उस पर ट्रस्ट करके दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। जो बंदा शुरू से आपके साथ सही चला है, लेन देन आपके साथ उसके सही रहे हैं, मामला सही रहे हैं, जिसको आपने परखा हुआ है, हमेशा मुख्तारनामा उसी को दे। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट जो है, मुख्तारनामा देते हुए तहरीर का बड़ा ख्याल रखें। जो तहरीर आपने लिखनी है ना, वो इस तरह लिखनी है कि फोर्जरी ना हो सके। और फोर्जरी क्या होती है, जिस तरह हम अमाउंट डालते हैं तो सिर्फ मतलब 50,000 डालना है, सिर्फ 50,000 डाल देते हैं। अब उसमें आगे सिफर बढ़ाई जा सकती है, तो उसको आपने क्लोज करना है, एक स्लांट टाइप लाइन लगा के, और आगे क्लोजिंग वाली लाइन लाजमी लगानी है ताकि आगे से जीरो ना बढ़ाई जा सके। और दूसरा, उसको वर्ड्स के अंदर लाजमी लिखना है। 50,000, एक तो आपने 5 के आगे सिफरे लगा दी 4, लेकिन अगर इंग्लिश में है तो 50,000 ओनली, उर्दू में है तो 50,000 रुपया, मुबलग 50,000 रुपया, ये आपने तहरीर के अंदर लाजमी मेंशन करना है और रकम को क्लोज करना है। इसी तरह बाकी जितने पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हर जगह बाकायदा क्लोज करना है, और गैप बीच में लफ्जों के इतना नहीं छोड़ना कि कुछ बीच में एडिशन की जा सके। अच्छा, जो चौथा पॉइंट है उसमें आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है, गवाहान। जब भी किसी को मुख्तारनामा दें तो कम अज कम 2 गवाह लाजमी बीच में डालें, और जो 2 गवाह डालने हैं वो इलाके के मुअज़्ज़ज़ और सच्चे खरे लोग डालने हैं। तो बाद में ऐसा ना हो कि पता चले जी गवाह आपने डाले ही नहीं है और उसको जैली करार दे दिया गया है, या कुछ भी इस तरह का मसला हो जाए, तो गवाहान आपने 2 लाजमी डालने हैं। ठीक। अच्छा, इसके बाद अगला जो 5वां पॉइंट है, एक शिक आपने लाजमी बीच में मेंशन करनी है कि ये मुख्तारनामा रिवोकेबल है। रिवोकेबल ये होता है कि जब आप चाहे इसको मनसूख कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। अब अक्सर ये होता है, बाज़ दफ़ा कोई बंदा आपको एक प्रॉपर्टी की, कोई आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख की है, वक्ती तौर पे 10 लाख आपको दे देता है, यार ये 10 लाख रख लो, तो मैंने भी आगे प्रॉपर्टी सेल करनी है, सेल करके बकाया रकम आपको दे दूंगा। और आप मुख्तारनामा के अंदर ये शिक नहीं लिखते कि ये रिवोकेबल है, जब मैं चाहूँ मनसूख कर सकता हूँ, तो कल को कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर वो प्रॉपर्टी सेल भी आपकी कर देता है और आपने दिया भी मुख्तारनामा, आम हुआ, उसको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है, शिक बीच में मेंशन नहीं की, सिर्फ 10 लाख रुपया ले लिया और 50 लाख की प्रॉपर्टी का मुख्तारनामा आम दे दिया है, कल को वो प्रॉपर्टी सेल करके आपको पैसे नहीं देता,
तो आप या प्रॉपर्टी सेल भी नहीं होती और मुकर जाता है तो कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते इस चीज को, क्योंकि कोर्ट भी झुटला देगी कि ये तो आपने देखे इससे पैसे लिए 10 लाख रुपया और इसके एवज आपने मुख्तारनामा दे दिया, आप तो इस प्रॉपर्टी का पैसे भी नहीं रखते। तो भले वो पेमेंट 10 लाख तो उसने दी है, लेकिन ये शिकल लाजमी डालेंगे, मुख्तारनामा आप मनसूख करवा सकते हैं। और इससे पहले एक वीडियो भी मैंने बनाई है कि मुख्तारनामा मनसूख जब आप कराते हैं, कैंसिल कराते हैं, तो अबतालनामा हासिल करते हैं और अबतालनामा पे उसी तरह सारा प्रोसेस होता है और अबतालनामा जो है वो रजिस्टर हो जाता है। भाई शबाज और तेनू क्यों है, तू क्यों मुंह लटका के बैठा है उस वेले दा? यार ए जेड़ा साड़ा ही है असल में थोड़ा किचन ए साड़ा चवलता ही है वो ऐसी बाय वा यदि तू हरकत चेक कर। अगले दिन खुदकुशी करन जा रहे पुल तो धरक मार लगा, एक दर ने इसने जहर खाने की कोशिश की थी, मैनू लै गया, इनू आराम से समझाया बे, इनको पूछा पहले मैं बे क्यों तू ये खुदकुशी करना, केड़े तेरे नाल से मामला चल रहे ने। दसा बेगम तो बड़ा परेशान आ, ते बेगम तो मैं बड़ा तंग किया वा इसने, मैं इनू समझाया अक्लमंद ना, मैनू मशवरा दिता है तुम जेड़ा आपस में जुदा हो जाओ इज्जत बत्ती नाल, जेड़ा आपस में एक छोड़ दो तो उन्होंने छोड़ दे, अपने जो टेंशन है सिरा तो सारी ला दे। मैंने समझाया तकरीबन 1.5 घंटे मैं लेक्चर दिता सारा लैके क्या हाँ बिल्कुल ऐसे करांगा हूँ ही मैं सारा मैं छोड़ देंगा। आज सुबह स्टेटस तू वेख, इन्हें दूंगा तो स्टेटस तू चेक कर, इधर तू स्टेटस आज तू सुबह वेख है ए वेख स्टेटस इधर वेख लाइवस पे कोई कंजर सानू जुदा नहीं कर सकता आपस में। हूँ तू हालत ही चेक की है, मैंने इस कंजर करार दे देता है, अगले दिन सुसाइड करने जा रहा है, मैनू रोका है तो समझाया आप जुदा हो, कोई कंजर सानू जुदा नहीं कर सकता। उन्होंने पता नहीं घर में दस मैंने है ही दस रहा है हरकत यार, कैसा बेवकूफ आदमी है। हूँ मैं क्या करा, मैं तू दस यार शहबाज तेरा जुदा होने वाला मशवरा बिल्कुल खराब था, सही नहीं था। अच्छा सही नहीं था और क्या जिसम रूह ना जुदा होने दिया मैं, तू जिसम मर मैना या उस जुदा हो मैना तेरे नाल बेवकूफ आदमी, उसने किसी और ना ब्याह कर लेना, उसने मुझे जुदा बना तेरा तो देना यार लाख दीला ना तेरे मुंह पे। खैर जो भी बात है, कम से कम जो है ना तैयब कंजर उसको नहीं बनाना था, तुमने स्टेटस पे ही लगा दिया कंजर। अच्छा छोड़े ये, इसको छोड़े। आजकल जो है ना एक बड़ा हॉट टॉपिक जो घूम रहा है हमारी जनरेशन, यंग जनरेशन की तबाही, वेलो, शायद आपने नाम सुना हो एक। अच्छा वेलो जो है ना ये हमारे ब्रिटिश जो है इन्होंने लॉन्च किया है और इसका जो बताया जा रहा है कि $1 अरब से ज्यादा का इन्होंने बजट रखा है इसकी मार्केटिंग का, और हमारे जितने भी टिकटॉकर्स हैं उनको बीच में इन्वॉल्व किया कि इसको प्रमोट करें। और मेन जो इसका एक स्लोगन इन्होंने रखा है, मेन मुद्दा जो रखा है कि अगर कोई नशा करता है, चर्स वगैरह क्रिस्टल या फीम एनीवन कोई भी नशा करता है, उसको वो छोड़ना चाह रहा है तो वो वेलो का इस्तेमाल करे। लेकिन एक्चुअल में मेरे इल्म के मुताबिक वेलो खुद एक नशा है और ये इस नशे पे लगाया जा रहा है। ये हमारे आजकल तो कराची में तो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है, काफ़ी जो हमारी यूथ है, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स वगैरह इसको यूज़ कर रहे हैं। मज़ीद वामिक, क्योंकि तुम भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो और यूथ में भी आते हो, यंग भी हो, तो इस पर ज़रा रोशनी डालो कि वेलो एक्चुअल में है क्या और किस तरह इसका इस्तेमाल है, और थोड़ी सी आगाही दो हमारे व्यूवर्स को, नाजरीन को, ताकि अपने बच्चों को ये इस चीज़ से महफूज बने। जी सर, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है वेलो। अभी मोस्टली अगर हम लोग यूनिवर्सिटी में भी जाएं तो मोस्टली मेरे जितने फेलोज़ हैं, जितने फ्रेंड्स हैं, उन्होंने वेलो रखी होती है। वेलो बेसिकली नस्वार, आप लोगों ने सुना होगा, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में सुनाऊँ, नस्वार की तरह की ना एक फ़िल्टर टाइप होता है, ये इतनी सी डब्बी के अंदर आता है और ये काफ़ी कॉस्टली भी है। नस्वार तो हमारी ये 15-20 रुपये की मिल रही होती है, ये ठीक ठाक कॉस्टली भी है। और इसको भी इसी तरह जैसे नस्वार को रखते हैं इस तरह रखा जाता है। और बेसिकली पर्पस जैसे सर ने बताया यही कह के रखते हैं कि चर्च छोड़ देंगे, सिगरेट बहुत पी रहे हैं तो सिगरेट छोड़ देंगे। बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा हाई mg निकोटीन जो हम लोग गेन करते हैं, जो सिगरेट में भी होती है और हर चीज़ में निकोटीन तो होती है, जैसे नशा में आपको बताऊं तो वेलो बहुत ज़्यादा निकोटीन इसके अंदर होती है। इसके अंदर 5 आते हैं डिफरेंट लेवल्स के हिसाब से, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट। 5 डॉट बहुत ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा हैवी होती है, 5 डॉट फिर ये हल्की होती जाती है, उसमें निकोटीन की जो है क्वांटिटी वो कम होती जाती है थोड़ी थोड़ी। और मार्केटिंग की जो मैं बात करूँ ना, वो तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। कॉज हम लोग ना यूनिवर्सिटी के बाद लंच करने हम लोग गए थे, तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था, हम लोग होटल पे बैठे हुए थे, तो बाकायदा सेल्समैन आ रहे थे हमारे पास। हम लोग खाना खा रहे हैं, एक बंदा आया कि वेलो की डब्बी लेके, और प्रॉपर एक एप्लीकेशन बनवाई हुई थी इन लोगों ने, मोबाइल की एक एप्लीकेशन जैसे हम लोग बनाते हैं फ्लटर या एंड्रॉयड के ऊपर, एक प्रॉपर एप्लीकेशन थी
और उसके ऊपर वो लोग फॉर्म फिल कर रहे थे कि हमने इस बंदे को बेचा है, और वो हमसे रिमार्क्स ले रहे थे। और इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स इन लोगों ने निकाले हुए हैं, मिंट, आइस, चॉकलेट और पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर्स इन लोगों ने निकाले हुए हैं इसके अंदर। तो ये भी बेसिकली बहुत ज़्यादा हैवी नशा है। और मतलब मैं जैसे, हाँ, इसमें हुआ ये था कि जब ना हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, मेरे साथ मेरा फ्रेंड बैठा हुआ था, वो जो सेल्स पर्सन आया था हमारे पास, उसने हम लोगों को एक एक सैंपल दिया था टेस्ट करने के लिए कि आप लोग ये चेक करें। तो सिगरेट वगैरह तो सब पीते हैं, तो मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था, उसने वो रख ली, खाना खाया था, यकीन करें इतना हाई एमजी निकोटीन था कि उसको वॉमिटिंग हो गई वहाँ पे। तो ये भी बेसिकली बहुत ज़्यादा हैवी नशा है। तो जैसे इसकी मार्केटिंग इस वजह से की जा रही है और इस तरह इसको कह के बेचा जा रहा है कि यार ये बाकी नशा तो छुड़वा देगी, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ये भी उन नशों की तरह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नशा ही है। जी सर, बिल्कुल वामिक तो सही बता रहा है, बिल्कुल बहुत। आपने भी जैसे बताया इसकी मार्केटिंग के लिए इतना बड़ा इन्होंने बजट रखा है, मैंने भी इसका नाम सुना है अभी। और जैसे कि यूट्यूब आप खोल लें, सामने वीडियो से पहले तो इनका ऐड चल रहा होता है स्पॉन्सर के वेलो का, ये जो बता रहा है। तो बाकी सब तो ठीक है, वामिक बड़ी मार्केटिंग चल रही है, सबको पता चल रहा है इसके बारे में, लेकिन तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पता है इसके बारे में, ऐसा क्यों है? यार शहबाज, नॉलेज रखना चाहिए, और जैसे सर भी बोलते हैं कि नॉलेज हर चीज़ का रखो। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं मज़े की वेलो के बारे में। अभी जैसे सिगरेट वगैरह पीते हैं स्मोकर्स वगैरह, स्मोकिंग के अंदर जो सिगरेट होती है उसके अंदर टबैको भी मिक्स होता है निकोटीन के साथ। अच्छा, जो वेलो है ना, ये प्योर निकोटीन है, मतलब इसमें कोई और दूसरी चीज़ तो है ही नहीं ना, डायरेक्ट आप निकोटीन गेन करते हैं इसको अपने होंठों के बीच में रख के या साइडों पे जो आप लोग मुंह से रखते हैं। और अभी पिछले दिनों मैं बैठा हुआ था टीवी के ऊपर, मैं मैच देख रहा था, तो बड़े बड़े जो हमारे नामी गिरामी एक्टर हैं, फ़ाद मुस्तफ़ा जैसे, ये इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं, बाकायदा इन्होंने कमर्शियल किए हैं इसके ऊपर, वेलो के ऊपर। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं तो जैसे इनका, मैं अगर आपको बताऊं स्लोगन इनका क्या है, इसका स्लोगन ही बेसिकली इसी है, मॉडर्न वे टू कंज्यूम निकोटीन। अबे भाई, मतलब इस तरह के लोग हथकंडे उन्होंने अपनाए हुए, इतनी मार्केटिंग हो रही है इसकी, इतनी मार्केटिंग, अन्यवा मार्केटिंग। किसी भी अब खोके पे चले जाओ ना, उसके पास बेशक वेलो पड़ी है नहीं पड़ी हुई, बेच वो सिगरेट ही रहा, लेकिन इतना बड़ा पोस्टर लगाया होगा कि भाई वेलो का, इतनी ज़्यादा इसके ऊपर मार्केटिंग हो रही है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर इसके पोस्टर्स लगे हुए हैं। और मेरे 90% दोस्त इस वक्त वेलो कंज्यूम कर रहे हैं। ये नहीं कि उन्होंने सिगरेट विगरेट छोड़ दी, सिगरेट वो पी रहे हैं हमारे साथ आगे बाकायदा, लेकिन वेलो भी रख रहे हैं क्योंकि वो इसके भी एडिक्टेड हो चुके हैं इस वक्त। अच्छा चलो, सिगरेट तो समझ आता है, आहिस्ता आहिस्ता बंदे को ख़त्म करती है, वो भी इससे ज़्यादा नुकसानदेह ये जो है ना, ये आपके खून के अंदर मैग्नीशियम बिल्कुल ख़त्म करने के बराबर कर दी थी। डायरेक्ट आप निकोटीन गेन कर रहे होते हैं थ्रू वेलो, अगर आप लोग रखते हैं इसको। पिछले दिनों मेरे दोस्त हजरत कंपटीशन कर रहे थे, भाई कौन देखते हैं कौन ज़्यादा वेलो कंज्यूम कर सकता है। तो मेरा एक दोस्त है, वो लोग वो कर रहे हैं, 5 उन्होंने वेलो रखी हुई एक साथ, 1 2 3 4 5 एक साथ उसने वेलो रखी हैं। 4 घंटे वो अल्लाह का बंदा बेहोश रहा है, यकीन करें, इतना हाई उसने एमजी निकोटीन जो है वो गेन कर लिया था अपने अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इससे बचें। इस तरह की जो मॉडर्न वे टू कंज्यूम निकोटीन, इस तरह की जो स्लोगन्स हैं, इनके चक्कर में ना पड़ें और इन चीज़ों से परहेज़ करें। तो नाज़रीन, आज की प्रॉपर्टी कचहरी में ये वेलो वाला टॉपिक हम स्पेशल लेके आए हैं। जिस तरह स्टार्ट में क्रिस्टल का एक नशा आया था और वालिदैन जो है इससे बिल्कुल बेखबर थे, काफ़ी हमारी जनरेशन उसमें इन्वॉल्व हो गई थी। तो वेलो को इसलिए हमने डिस्कस किया कि ये जो हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, इनकी इल्म में ये चीज़ आए और ये अपने बच्चों को इससे रोकें। अभी जितना डीपली हम इसका इल्म दे सकते थे हमने दिया है, बराए मेहरबानी इस पर अमल कीजिएगा। अच्छा सर, ये ज़ैलो मैलो जो भी है, थोड़ा बाहर आते हैं, तो मैं आपको सवाल करना चाहता हूँ, बड़ा सीरियस टॉपिक है, अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, आपने भी सुना होगा कि अफगान मुहाजिरीन 1.7 मिलियन को अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान से निकलने का ऑर्डर दिया गया हुकूमत की तरफ से। तो उनको निकलने का ऑर्डर दिया गया और उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, वो मैंने सुना है कि सस्ते दामों अपने जो यहाँ पे रहायशी हैं उनको बेच के यहाँ से निकल रहे हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा अपनी राय भी बयान करें, जो मुहाजिरीन को निकाला जा रहा है और ये जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, क्या वाकई ये सेल करके जा रहे हैं इतनी कीमतों में? जी बिल्कुल शहबाज, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक तखमीना अंदाजे के मुताबिक मोर देन 4 मिलियन अफगानी मौजूद हैं, जिनमें से अप्रॉक्सीमेटली 2.4 मिलियन की डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है और 1.7 मिलियन जो है वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे मुकीम थे। तो हमारी जो अभी निगरान हुकूमत है, निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब, और इसके अलावा हमारी जो एजेंसीज हैं, इनके बड़े सख्त अहकाम जारी हुए हैं कि अफगानियों को यहाँ से निकाला जाए। अच्छा, इसके बारे में मैं तो कुछ खास राय अपनी नहीं दूंगा, क्योंकि हर मुल्क के अपने कुछ कानून होते हैं, अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे अभी किसी बंदे ने दुबई या यूके या अमेरिका कहीं भी जाना हो तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, आपको वीज़ा लेना पड़ता है।
तो इसी तरह पाकिस्तान का भी एक कानून, अगर उस कानून को तोड़ा जा रहा है और एजेंसी उस पर मुतहरक है तो हमें तो कानून की पासदारी करनी चाहिए। लेकिन अब जहां तक बात है कि अब उनको निकलने का जब ऑर्डर जारी किया गया है और इसके लिए बाकायदा एक मुहिम भी चलाई जा रही है और नंबर्स दिए जा रहे हैं पुलिस के कि अगर आप किसी ऐसे अफगानी को जानते हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है तो फौरी तौर पर इस नंबर पर पुलिस को इतला दें, आपका नाम सिगाराज में रखा जाएगा और फर्दर उस पर मतलब आपका नाम उसमें नहीं आएगा। खैर ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अभी जो ये अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह बेच रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने ये प्रॉपर्टीज बनाई थी। तो अब अगर किसी की 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो लोग मजबूरी का फायदा उठाते हुए 20 लाख में उनसे वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। इसी तरह कम दामों जो है ना वो बेचारे बेच के जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है। बेसिकली हम देखें कानून तो एक अलग चीज़ है। अब अफगानियों से हम अपना रिश्ता देखें तो एक भाई बंदी का हमारा रिश्ता है कुरान पाक की रूह से, क्योंकि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो बेसिकली तो वो हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं। तो अगर हम उस चीज़ को देखें तो कोई भी फिरका या कोई भी मसलक इसकी नफ़ी नहीं करेगा कि किसी भाई का आप हक मारो। तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अभी इसमें एक वाक़या भी मेरे ज़हन में आ गया कि एक शख्स था तो उसको ज़रा दिल में मोहब्बत पैदा हुई कि मैं हज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार करूं। तो कहीं से उसने सुना कि 40 दिन तक इतनी कसरत से दुरूद पाक पढ़ा जाए तो ज़्यादा नसीब होती है। तो उसने स्टार्ट किया। जब उसका वो 40 दिन पूरे हुए तो उसको एक ख्वाब में इशारा आया कि कूफा में चले जो बाजार में कूफा के फलां जो एक ताला बरदार बैठा है जो ये ताले की चाबी बनाता है, अपना ईमान उस जैसा पहले करो। तो वो कूफा के बाजार में गया और उस शख्स की दुकान पे जाके बैठ गया कि देखो क्या मतलब ये करता क्या, ईमान इसका कैसे मजबूत है। तो एक बुढ़िया आई। अब वो पूरी मार्केट थी। सबसे पहले एक ताले के वाले के पास गई तो उसने बताया जी ये जो आपका ताला है अगर ये आप मुझे सेल करती हैं तो 5 दरहम में मैं खरीदूंगा और अगर आप इसकी चाबी बनाती हैं तो 3 दरहम मैं आपसे लूंगा और चाबी बना के दूंगा। खैर दूसरे के पास गई तो उसने कहा 6 दरहम में मैं ताला खरीदूंगा और 3 दरहम में चाबी बना के दूंगा। अब जब इस बंदे के पास आई तो इस बंदे को अब वो तंग आ चुकी थी मार्केट से, आगे डायरेक्टली इसने डिमांड की कि 7 दरहम में मैंने ये ताला बेचना, क्या तुम खरीदोगे। उसने ताले का मुआयना किया, जायजा लिया पूरी तरह और फिर कहा कि नहीं ये ताला 7 दरहम नहीं 10 दरहम से कम मैं आपसे खरीद ही नहीं सकता। तो बुढ़िया इस पर बड़ी परेशान हुई, हैरान भी हुई कि मैं तो खुद 7 दरहम में बेचना चाह रही हूँ, ये तो मुझे कह रहा है कि 10 दरहम में मैं खरीदूंगा। तो उसने कहा ये जो एक्चुअल में 10 दरहम में मैं आपसे खरीद रहा हूँ, इसको जब मैं बेचूंगा तो अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट फिर भी बचता है, तो इसकी एक्चुअल जो वैल्यू है 10 दरहम है। तो ये उसका एक ईमान था। लेकिन यहाँ पे हमारे ईमान की कमजोरी है कि किसी की मजबूरी से हम फायदा उठा रहे हैं। अब बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जायदाद बनाई थी, प्रॉपर्टीज बनाई थी, चलो कानून तो अमल पैरा हुआ, तो कम से कम उनकी प्रॉपर्टी जो है ना उनकी मजबूरी का फायदा ना उठाया जाए और जो उसकी एक एक्चुअल मार्केट कास्ट बनती है उसके मुताबिक खरीदा जाए। मेरी तो यही राय है। अगर आज उनके मजबूरी से आप फायदा उठा रहे हैं तो कल आपकी मजबूरी से भी कोई फायदा उठाएगा, मजबूरी आप पे भी आ सकती है। जी सर, ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी जैसे मैं अगर आपको एक बताऊं थोड़ा सा, सऊदी अरब का अगर हम लोग कानून सामने रख लें तो वहाँ पर कोई भी चीज़ आप अपने ओन पे परचेज़ नहीं कर सकते। गाड़ी, प्रॉपर्टी या इवन तो अपना बिजनेस भी अपने ओन पे स्टार्ट नहीं कर सकते। ये मेरा कज़न रिसेंटली गया हुआ था तो वो बता रहा था कि वहाँ पर आप कोई भी चीज़ अपने ओन पर परचेज़ नहीं कर सकते। अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है, गाड़ी लेनी है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको किसी कफील की ज़रूरत होती है वहाँ पे, और उनके कफील सर बड़े जालिम किस्म के होते हैं। अभी आया वापस डूब डाब के बता रहा था मुझे, यार वो कफील ने मेरा गाड़ी भी ले ली, मेरा बिजनेस में पैसा मेरा था वो भी ज़ाया हो गया। वहाँ पर भी ये सीन है। तो अगर अफगानी हमारे अंडर आते हैं तो हमें चाहिए हम उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। मुसलमान हैं यार वो लोग भी, और इस चीज़ को ही हम लोगों को मद्देनज़र रखना चाहिए सबसे पहले तो। और वो उन बेचारों से ज़्यादती नहीं करें जो अगर उनके ऊपर थोड़ी सी मजबूरी या मुश्किल आई है, अगर उनको निकाल रहे हैं तो वो जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कम से कम उनको उनकी प्रॉपर्टी का जायज़ पैसे तो हम लोग अदा करें, उनकी मजबूरी का फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठाएं। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। यार शहबाज एक बात सुन, कल ना बारिश हुई थी तो असलम भाई का ना छत पे बिस्तरा पड़ा हुआ था तो गीला हो गया था। भाई वो सिर्फ बिस्तरा ना पिया, वो बिस्तर के अंदर असलम भाई भी पे हुए हैं। तू जरा तो बुरी गल पूछना असलम भाई को। असलम भाई दसी करो ना यार, सारी रात बारिश होती रही, असलम भाई बिस्तरे अंदर सोते रहे
पूरी रजाई भीगी है, सुबह सुबह धरोकी भी सिंधी रजाई चिक्कड़ दे विच ही सिकी लैक अंदर वड़ गए। सर भाई तुम बारिश को नहीं पता लग रही, सुते पे होते अंदर ही बारिश टिपक रही है, बारिश तो पूरी चारपाई टपक रही है। हाँ तो सुते पे हो तो मलंग बन गए। शहबाज भाई मैं वाटर प्रूफ हूँ। हाँ यार मैं वो तो मानता हूँ, तू इधर तुझे तो पानी गीला नहीं कर सकता, तू बर्तन धोता है, तेरे हाथ खुश्क ही होते हैं बाद में, कपड़े तो भीग जाते हैं यार, कपड़े को तो ख्याल करता है तू। पुराने कपड़े पहन के मैं सोया हुआ था तो कपड़े गीले नहीं हुए थे। असलम भाई पुराने ही पहन के सोते हैं तो क्या पुराने शापर के बने हुए हैं वो नहीं भीगते, वो भी भीग जाते हैं यार। क्या असलम भाई तू भी कैसी बात करते हो, जाओ यार। अच्छा सर ये असलम भाई तो नवी गल शुरू कर देते हैं जल्दी जी। मैं थोड़े को एक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन कर लेना सर। सवाल मेरा ये है कि क्या जायदाद में औलाद को आग किया जा सकता है? जी बिल्कुल शहबाज, अक्सर तुमने भी सुना होगा कि अखबार में भी इश्तिहार आया होता है कि फलां बंदे ने अपने बेटे को जायदाद से आग कर दिया। तो देखिए आग जो है ना, आग होता है उसको बिल्कुल फारग कर देना अपनी जायदाद में से, प्रॉपर्टी में से, और बर्खास्त कर देना कि इसको मैं अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं दे रहा। तो इस चीज़ की ना तो कोई कानूनी हैसियत है ना ही कोई शरई हैसियत है। शरीयत के अंदर भी आग की कोई हैसियत नहीं है और इसी तरह कानून में भी कोई हैसियत नहीं है। आग जो लफ्ज़ है हमारा, कभी भी कोई बंदा अपनी औलाद को अपनी विरासत से, अपनी जायदाद से कत्ता तलक नहीं कर सकता। ये एक यकीनी सी बात है, क्योंकि अगर किसी बंदे ने अखबार में ऐड भी दे दिया कि इसको मैं अपनी विरासत से आग कर रहा हूँ, जैसे ही वो बंदा वफात पाएगा तो उसका मुतलका जितना हिस्सा उस बच्चे का बनता है उसको मिल जाता है। लेकिन इसका भी दुनियावी हिसाब से एक सिर्फ फायदा ये होता है कि अगर किसी के बच्चे को कोई बुरी लत लग गई है, चोरियां करता है, नशा करता है, ये वो, तो वो एक अखबार में ऐड दे देता है। अगर कोई क्लेम करने आता है उस बंदे के घर के आपके बेटे ने तो मेरा ये नुकसान किया, ये चोरी कर लिया, तो वो सिर्फ वो पर्चा उठाता और दिखा देता कि इस डेट से इसको मैंने आग किया हुआ है, तो उस परेशानी से वो बच जाता है। लेकिन एक्चुअल में अपनी जायदाद से वो बेदखल उसको कत्ल नहीं कर सकता। हाँ अब ये है कि जब तक वालिद जिंदा है अपनी मर्जी से अगर वो किसी को जायदाद देना चाहे, तकसीम करना चाहे औलाद में, तो कर सकता है। नहीं तो जब फौत होता है तो वो ऑटोमेटिकली शरई कानून के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उस बच्चे को जायदाद मिल जाती है। तो ये एक दुनियावी भी हिसाब से छोटा सा फायदा, या कुछ फराडी हजरात इससे बड़ा फायदा उठा रहे होते हैं कि एक बाप ने बच्चे को खुद लगाया होता है चोरियों डकैतियों पे और इधर से आग का पर्चा बना के रखा होता है, बच्चा पकड़ा जाता है तो बाप पर्चा दिखा के वो बड़ी जिम्मा उससे शो करता है। तो ये भी मार्केट में आजकल चल रहा है। लेकिन कानूनी और शरई तौर पर आप अपनी औलाद को अपनी जायदाद से आग नहीं कर सकते। जी सर, बड़ा जायदाद के बारे में बेहतरीन आपने बता दी, एक्सप्लेन कर दिया। और सर प्रॉपर्टी को 2 मिनट छोड़ते हैं, अभी मेरे आंखों के सामने एक चीज़ है। ये असलम भाई सच बताऊं ना, इधर 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 शक्ल रखिएगा, साइड से आपकी बिल्कुल शक्ल सनी देओल जैसी मिल रही है, सच में डिट्टो कॉपी लग रहे हो आप। फ्रंट से बिल्कुल टॉम क्रूज लग रहे हैं असलम भाई। तो तेरी भी सही है शहबाज, मेरी वाली साइड से नॉन पीटी शाहरुख खान लग रहे हैं। नॉन पीटी शाहरुख खान लग रहे हैं? हाँ यार मुझे सारे हीरो नहीं बनाओ, मुझे एक ही हीरो बनाओ, ऋतिक रोशन। शक्ल देखिए तो अपनी ऋतिक रोशन वाली, और तो नॉन पीटी शाहरुख खान लगते हैं। और ये असलम भाई सर, ये हमारे मौलाना फजल रहमान है यहाँ के, इनको कोई ऋतिक रोशन वगैरह नहीं बनाओ यार, इंसान के बच्चे बनो। अच्छा सर, प्रॉपर्टी के रिलेटेड सवाल एक और है मेरे पास, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब जैसे हम लोग खुद रियल्टर्स हैं, हम लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो चेक की काफ़ी लेन देन है हम लोगों की, मतलब क्लाइंट भी मोस्टली चेक ही देते हैं, पे ऑर्डर्स वगैरह देते हैं, चेक्स देते हैं हमें मोस्टली, हम भी हमारे पास से भी चेक्स वगैरह ही जाते हैं। तो अगर चेक बाउंस हो जाए तो इसके क्या कानूनी लवाज़मात हैं, या क्या कानूनी इसकी जो इसके ऊपर एक्शन वगैरह होते हैं किस तरह के होते हैं अगर चेक आपका बाउंस हो जाए तो? जी बिल्कुल वामिक सही कहा तुमने, क्योंकि हम प्रॉपर्टी वाले हैं, रियल एस्टेट वाले, हमारा जो ज़्यादा लेन देन होता है ना वो थ्रू चेक हो रहा होता है। बैंक के चेक आ भी रहे होते हैं, जा भी रहे होते हैं। अच्छा अक्सर इसमें से चेक बाउंस हो जाते हैं। तो एक्चुअल में अगर चेक कोई डिसऑनर होता है ना, अब डिसऑनर वन टाइम नहीं, एक दफ़ा आपने बैंक में चेक जमा कराया, डिसऑनर हो गया, पता चला जी अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, दोबारा आपने फिर जमा कराया, फिर डिसऑनर हुआ, तो जब तीसरी बार डिसऑनर होगा तो आप उस बंदे पे एक FIR दर्ज करवा सकते हैं, पर्चा कटवा सकते हैं 489F का। इसको 489F का पर्चा कहते हैं, जो कि बेसिकली एक फ्रॉड को शो करता है कि ये जो चेक आपको दिया गया है उसको आपके साथ ये चेक
के बिहाफ पे फ्रॉड किया गया है। लेकिन उसमें देखिए बंदा तो अरेस्ट हो जाएगा और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें जमानत नहीं होती जब तक वो पेमेंट नहीं होती, लेकिन पुलिस आपको पैसा रिकवर करके नहीं दे सकती, ना मजाज है। बंदा अरेस्ट कर लेगी, बंद भी कर लेगी। अब रिकवरी के लिए आपको एक ऑर्डर नंबर 37 का दावा दायर करना पड़ेगा और सूट ऑफ रिकवरी फाइल करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। उसके अंदर फिर आप कोर्ट का जब वो जवाब दावा जमा होगा तो फिर कोर्ट में एक केस चलेगा कि चेक किस मद में दिया गया था, कितनी अमाउंट के दिया गया था। अब इस वक्त जो वो मुजरिम है उसका फाइनेंशियली कंडीशन क्या है, किस तरह वो पेमेंट कर सकता है, नेट कैश कर सकता है, इंस्टॉलमेंट बना सकता है, तो ये बाकी सारे बात के मामलात हैं। लेकिन 489F के पर्चे पे आपको पुलिस पैसे रिकवर करा के नहीं दे सकती। उसके लिए ये याद रखें कि आपको ऑर्डर 37 के तहत एक और सूट ऑफ रिकवरी लाजमी फाइल करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये जो आपने अभी बताई है बात, ये तो मेरे अभी दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ, तो मुझे याद है कि एक और केस भी हुआ था, हुआ तो नहीं था, ये मेरे साथ बैठा अभी शक्ल देखें, जिसके साथ भी एक बार ऐसा हुआ। जैसे कि पता है असलम का बहुत बड़ा बिजनेस है मेहंदी वगैरह का, तो असलम को भी अक्सर चेक मिलते हैं। तो इसी तरह एक बंदे ने असलम को भी चेक दिया था 2 लाख का। असलम ने जाके कैश कराने की कोशिश की बैंक से, तो चेक डिसऑनर हो गया। असलम ने जाके फौरन जाके FIR दर्ज करा दी उस बंदे पे। वो केस चला फिर काफ़ी अर्सा, तकरीबन असलम भाई 4 साल चलता रहा केस वो। तो फिर असलम भाई ने वो 2 लाख के चेक के पीछे, उसके बाद जज ने जब अपना फैसला सुनाया तो उसकी आमदनी चेक की गई उस बंदे की, तो उसके रिलेटेड जज ने बनाया शेड्यूल कि ये बंदा आपको 300 रुपये माहाना में ये अपने कब के पैसे वापस करेगा। ये असलम ने भी अपने पैसे इस तरह डुबा लिए थे, इसमें भी पूरी अकल है। 20 लाख नहीं डूबे थे, 10 लाख रुपए। असलम भाई मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने गलत बयानी कर दी कि 20 लाख रुपए बोल दिया, आप तो क्या 10 लाख रुपए थे, ये सही बता रहे हैं, 10 लाख के डूबे थे। बहुत बड़े नुकसान से असलम भाई बच गए थे उस दिन। शहबाज भाई आपको क्या पता, कारोबार में जब है ना नुकसान भी होते हैं, नफ़े भी होते हैं, चेक भी ऐसे न बाउंस भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, होता रहता है। 10 लाख रुपए कोई मसला नहीं है। असलम भाई ये जितना 10 चेक और क्लियर हो ना तो तू भी दुनिया तो क्लियर हो जाएगा, इसलिए ये गलतियां सोच समझ की थी कर मैं दिखाना चाह रहा। नहीं अभी मैंने और भी कारोबार एक सोच के करा हुआ है। केड़ा? नया गरम मिसाले सारे मैं ही बना रहा हूँ। अच्छा गुड। तो नाजरीन, गरम मसाले, मेहंदी या इलायची वगैरह का जितने भी आपको होल सेल के रेट पे चाहिए तो असलम भाई से आप रब्ता कर सकते हैं। असलम भाई का नंबर मैं कल परसों डाल दूंगा इंटरनेट पे, आप जाके रिसीव कर सकते हैं। तो सर मेरा सवाल ये है कि ले पालक कहाँ से, मौसमियात से? नहीं है, बाहर भी थे लगी हुई रेडी, तू भी ले ला क्या यार, पूरी बात तो सुन ले पालक अडॉप्टेड को कहते हैं। तो सर इसे दफा करें, सवाल ये है कि ले पालक को जायदाद में हिस्सा मिलता है या नहीं मिलता, इस पे थोड़ा बता दें हमें। जी शहबाज, ले पालक औलाद जो है ना बेसिकली आपका वो बेटा या बेटी है जो आपने अडॉप्ट किया होता है। अब वो अडॉप्ट आप किसी अपने बहन भाई से भी कर सकते हैं, आप ये किसी जो है यतीम खाना से भी कर सकते हैं। तो जो अडॉप्ट करते हैं आप बच्ची या बच्चा, उसको इस टर्म में ले पालक कहा जाता है। तो ले पालक का जायदाद में कोई हिस्सा नहीं होता, मतलब इन केस ऑफ डेथ वरासत से भी इसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा अगर उसकी वल्दियत में आपका नाम नहीं है। लेकिन आप अडॉप्ट करते हैं और उसकी वल्दियत में अपना नाम लिखवा देते हैं तो फिर वो मजाज होगा, आपकी हर तरह की प्रॉपर्टी जायदाद में उसको बराबर का हिस्सा मिलेगा। अगर भले बाद में उसके एक्चुअल भी बहन भाई हो जाते हैं तो उसको बराबर का हिस्सा मिलेगा शरई कानून के मुताबिक। लेकिन कानून को भी मद्देनजर रखना है कि वल्दियत के अंदर आप अपना नाम मेंशन करें, उसकी अपनी वल्दियत के ज़ेर साया उसको लाएं रिटर्न में, तो उसको हिस्सा मिलेगा, अदरवाइज हिस्सा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से भी और अपने नाज़रीन से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी कोई बच्चा आप अडॉप्ट करते हैं तो कोशिश करें कि वल्दियत उसकी लाजमी चेंज कर ले, मतलब उसकी वल्दियत में अपना नाम लाजमी डालें ताकि कल को उसको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिंदगी मौत का पता नहीं होता, अडॉप्ट आप कर लेते हैं लेकिन जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो आपकी जो बाकी औलाद होती है बाद में हो जाए या जो आपके रिश्तेदार हैं तो वो फिर उनको हिस्सा देते हुए बड़ा तंग करते हैं। लेकिन वल्दियत में अगर नाम आपका होगा तो इन परेशानियों से वो बच्चा या बच्ची बच जाएगी। सर मेरा एक सवाल है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या डॉलर में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपकी इसके हवाले से क्या राय है?
जी बिल्कुल तैयब, डॉलर में इन्वेस्ट करना चाहिए। डॉलर में इन्वेस्ट करने से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन अब यहाँ पे देखना कि डॉलर्स में इन्वेस्ट कौन करे। कम से कम वो बंदा डॉलर्स में इन्वेस्ट करे जो डॉलर्स में मिलीनियर है, मतलब मिलियंस के हिसाब के से उसके पास डॉलर्स पड़े हैं, तो वो इन्वेस्ट करे। और दूसरा फिर उसको एक पूरी ना मार्केट का पता हो कि डॉलर कब अप हो रहा है, कब डाउन हो रहा है या कब डाउन होने जा रहा है, बिल्कुल वो जुड़ा हुआ हो मार्केट के साथ। ये जो हमारे एक्सचेंज वाले बैठे हैं इनके साथ राब्ते में हो, स्टॉक एक्सचेंज से राब्ते में हो, हुकूमतों से राब्ते में हो, तो वो कर सकता है। अदरवाइज कोई बंदा डॉलर का कारोबार इस तरह नहीं कर सकता। अब हमारा एक नॉर्मल बंदा जिसकी तनख्वाह है कोई 50-60 हज़ार है, वो बचाते ही अपने महीने के 10-15 हज़ार उसमें से सेविंग कर रहा है, वो क्या डॉलर में इन्वेस्ट करेगा। चलो अगर उसके पास इतनी अमाउंट हो गई है कि $1000 वो अगर खरीद भी पाता है, तो अगर डॉलर बचता है, डॉलर का रेट बढ़ता है 5 रुपए, तो उसने क्या प्रॉफिट अर्न किया, कुछ भी नहीं। और अगर वो स्पीडली डॉलर डाउन हो जाता है, अब वो $1000 जिसकी सेविंग है डॉलर्स की, वो कहाँ राब्ते में रहेगा, कहाँ टच में रहेगा, अपना नुकसान ही करेगा। तो लेकिन अगर अब हम प्रॉपर्टी की बात करें तो $1000 की अमाउंट जिसके पास पड़ी है, वो कम से कम एक अच्छे प्रोजेक्ट की डाउन पेमेंट अदा कर सकता है, उसके बाद इंस्टॉलमेंट अपनी स्टार्ट कर सकता है। अच्छा अब क्या है, डॉलर अप होता है तो डॉलर डाउन भी हो जाता है। जब डॉलर डाउन होगा उसको कोई बताएगा नहीं और वो अपने डॉलर जो है ना एक्सचेंज नहीं करवाएगा और नुकसान में चला जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी कभी भी डाउन नहीं होती, प्रॉपर्टी अपने रेट से कभी भी नीचे नहीं जाती, कम से कम स्टेबल रहती है। अगर प्रॉपर्टी मार्केट डाउन भी चले जाए तो अपने एक्चुअल रेट पे स्टेबल रहती है, और जैसे ही प्रॉपर्टी का पीक आता है तो वो बूम कर जाती है, रेट्स बहुत ज्यादा चले जाते हैं, जैसे कि इस वक्त हो रहा है। प्रॉपर्टी मार्केट डाउन चल रही है लेकिन प्रॉपर्टी अपने एक्चुअल रेट से नीचे नहीं जा रही। अब जैसी प्रॉपर्टी बढ़ेगी मार्केट एकदम से कीमतें प्रॉपर्टीज की बढ़ना शुरू होगी और प्रॉफिट में तमाम प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है डॉलर का और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का। हाँ, जिन्होंने बड़ा मतलब किसी ने मतलब 3-4 करोड़ इन्वेस्ट करना है तो वो डॉलर में करे और प्रॉपर्टी से डॉलर की मार्केट से बाखबर रहे। लेकिन एक बंदे के पास पड़े कोई 5-6 लाख है, 7-8 लाख है, तो उसके लिए फिर प्रॉपर्टी ही बेस्ट ऑप्शन है। जी सर, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया आपने इस बात का। तो अभी सर कचहरी का अख्ताम करते हैं, तो अपना एक खूबसूरत सा आज का शेर सुना दे। अब बिल्कुल शबाज, शेर सुनो। अतौला ईसा खिलवी का शेर है, बड़ा प्यारा सा। ये तुम्हारी तल्ख नवाइयां कोई और सह के दिखा तो दे, ये तुम्हारी तल्ख नवाइयां कोई और सह के दिखा तो दे, ये जो तुझ में मुझ में निभा है मेरे हौसले का कमाल है। अच्छा सर, आज की नसीहत भी आपने भी करनी है, लेकिन उससे पहले मैं भी एक शेर सुनाना चाहूँगा। जॉन एलिया साहब फरमाते हैं, खुद को इतना बुलंद करो कि आसमान छू लो, खुद को इतना बुलंद करो कि आसमान छू लो, पापी छू लो, पापी छू लो। वाह वाह, मैं क्या लत बां बहन का ना, तू अदब उनका नहीं सुट देता कचरे च, तू तो अदब दी। हाँ बस छोड़ दे, तू मेरा शेर सुन। अदब तू वेख मैं किस तरह अदब की तारीफ की है, और तू जरा सुनी गौर ना सुनी, अदब वाला बंदा तन शेर सुनाने लगा कि जॉन एलियन चद्दर सा फरमाते हैं, बहुत बड़े शायर हैं, आप लोग तो नहीं जानते होंगे, आप बेअदब इंसान हैं। वो फरमाते हैं कि ना खर्चे कर बंदूकां ते, के ना खर्चे कर बंदूकां ते, जेड़ तुसी खर्चे कर दो AK-47 वगैरह बंदे ने मारना का, ना खर्चे कर बंदूकां ते, तू जुराबा ला मैं मर वैसा। सर इन दोनों ने तो पकड़ के अदब को निचोड़ ही दिया है, तो आप आज एक प्यारी सी नसीहत सुना दें हमें। जी तैयब, आज की नसीहत ये है कि देखिए, अगले दिन भी कोई मुझसे पूछ रहा था कि कामयाबी का राज क्या है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपको कामयाब होने के लिए अपने तमाम वजन उतार के फेंक देने चाहिए। एक नॉर्मल हम जिस मुआशरे में जी रहे हैं, हमने अपने दिमाग पे वजन बहुत से सवार किए होते हैं। अब वो वजन क्या क्या है, फलाना क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, फलाने चाचे ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। अच्छा, जानबूझ के भी लोग आपको पिन करते हैं आपके रास्ते में रुकावट डालने के लिए। अभी मेरे साथ भी ज़ाती तौर पे एक मसला दरपेश आया, तो जो एक्स पार्टी थी, मेरे दोस्त को तरह तरह की ना रोज एक नया पॉइंट पकड़े और बात कर दे
तो मैंने अपने दोस्त की कभी बात सुनी ही नहीं। वो स्टार्ट करता था, मैं कहता था चुप, क्योंकि उस बंदे के साथ मेरा तल्लक ही नहीं है, मैं क्यों उसकी बात सुनूं। और एंड पे मैंने कहा यार बात ये है कि उसको तुम ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो। वो जानबूझ के, क्योंकि वो है फारग, उसका कोई काम नहीं है, और हमारी प्रवास जो है ना वो ऊपर जा रही है, हम उड़ान भर रहे हैं। अब वो जानबूझ के ऐसी बातें करके हमें डिस्टर्ब करता है ताकि वो हम दिमाग पे लें और नीचे आए। तो हमने उसकी बातों पे गौर ही नहीं करना, हमने अपना टारगेट फिक्स किया हुआ है, उसी पे हमने आगे चलना है। तो अब जब भी सफर करें, कभी बाय एयर और बाय ट्रेन जितना सामान आप लेके जाना चाहे लेके जा सकते हैं, लेकिन बाय एयर सफर करें तो एक आपको एक रेशो बता देते हैं कि इतना सामान आप कैरी करके लेके जा सकते हैं एक टिकट पे। उससे ज्यादा सामान वो लेके जाने नहीं देते, क्योंकि एक जहाज ने हवा में उड़ना होता है। इसी तरह जो लोग हाइकिंग के शौकीन है, हाइकिंग करते हैं, उनके पास भी देखिए वो मिनिमम सामान अपने साथ रखते हैं। इवन कि वो जो कपड़े पहनते हैं वो भी इंतहाई हल्के कपड़े, मतलब भारी कपड़े भी वो नहीं पहनते, क्योंकि उन्होंने ऊपर चढ़ना होता है, बुलंदी पे जाना होता है। इसी तरह कामयाब होने के लिए आपको भी एक्स्ट्रा सोचें, एक्स्ट्रा फिक्रें, लोग क्या कह रहे हैं, ये सब बातें बिल्कुल कान बंद करके छोड़नी पड़ेगी। अपने आप को हल्का मेंटली तौर पर करना पड़ेगा, तो फिर ही आप कामयाबी की सीढ़ियां तय कर पाएंगे। क्या ये खूबसूरत नसीहत की है सर ने। दो नाजरीन, आज का उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर्टी कचहरी का शो पसंद आया होगा, और आज से प्रॉपर्टी की कचहरी के शो का इख्तिताम भी हम लोग यही पे करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इंशाल्लाह कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कचहरी की वीडियो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में लेके आएंगे इसी तरह। तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।